तो अभी तक बात सिर्फ निकाय चुनाव की हो रही थी, लेकिन तलवार अब पंचायत चुनावों पर भी लटकी हुई है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले सभी का इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। जय सिंह रावत जी, अभी स्थिति जो है वो निकाय चुनाव के संबंध में स्पष्ट नहीं हुई है और अब बात चल रही है पंचायत चुनाव की। जी, क्या कहेंगे इसे लेकर, क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि नवंबर 27 में कार्यकाल खत्म हो रहा है, उससे आगे कार्यकाल बढ़ाया नहीं जा सकता है, चुनाव होने की कोई स्थिति नजर नहीं आती। दरअसल जो संविधान का 73वां संविधान संशोधन था 1992 का जी। और 1993 में शुरू हुआ था, उसकी जो मूल भावना है ये उसका उल्लंघन है। वही 74th अमेंडमेंट है नगर निकायों के लिए, जो संविधान में जो इरादा था जिन्होंने किया पार्लियामेंट का, तो उसकी भावना का ये अनादर है। क्योंकि उसमें साफ लिखा हुआ है 73rd अमेंडमेंट जो है उसके 243 का जो अनुच्छेद 243 के ई में कि इसका जो पंचायत का जो त्रिस्तरीय पंचायत, जी। ग्राम पंचायत, बीच का क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, इन सबके 5 साल का कार्यकाल होगा और कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले सरकार को, राज्य सरकार को चुनाव की व्यवस्था करानी होगी, चुनाव कराने होंगे। फिक्स है। लेकिन अब सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं, कौन करेगा? मतलब आप कहते हैं साहब हमने अभी तक ये कार्यकाल खत्म होने वाला है पंचायतों का और आपने तैयारी नहीं की। वही नगर निकायों का हो रहा है। क्यों करते हैं? अब आखिर जरूरत क्या थी पंचायतों की? जब हमारा देश तो पंचायतों का देश है ना, यहाँ तो सदियों से पंचायतें, पहले ट्रेडिशनल पंचायतें होती थी, अब जो है उसके बाद पंचायती राज आया, उसके बाद सब 1990 के दशक में त्रिस्तरीय पंचायत का ये 73 संशोधन आ गया। जी। इसलिए किया गया था। आप हर चीज के लिए अपने विधायक के पास नहीं जा सकते, हर चीज के मिनिस्टर के पास नहीं जा सकते। आप क्या करेंगे? अपने ग्राम प्रधान के पास। आप ग्राम प्रधान, आपका इजी है कि आपकी जो भी समस्या छोटे मोटे काम में ग्राम प्रधान या आपका वार्ड मेंबर ये कर लेते। वही नगर पालिकाओं का भी है, आपने वार्ड मेंबर से बात कर सकते हैं या मेयर से मिल सकते हैं। सीधे आप मुख्यमंत्री से तो नहीं मिल सकते हैं राज्य के, या किसी मिनिस्टर से या एमएलए से। इसीलिए हुआ था कि जो ये लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण है, सत्ता का भी विकेंद्रीकरण है और वो लोकतंत्र को ग्राउंड लेवल पे, तृणमूल स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है और अभिशासन जो होता है, गवर्नेंस को स्थानीय स्तर, लोगों के हाथ तक पहुंचाना, लोगों के बहुत करीब पहुंचाने का ये इरादा था जिन्होंने इस पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, कि ताकि लोग जो है अपनी समस्याओं को, अपना वही नहीं, गवर्नेंस ही नहीं, अपनी समस्याओं को खुद निपटाए देखें, अपना विकास खुद देखें। पंचायतों को थ्रू होता है ना, ग्राम प्रधानों के थ्रू सड़कें बनती और सारी चीजें शुभ काम होते हैं। अब वो तो कोई करता नहीं। बिल्कुल। अब जो 73rd अमेंडमेंट जो कहा था 29 विषय होंगे जो ग्राम पंचायतों को या क्षेत्र पंचायत इनको दिए जाएंगे। 29 विषय, कितने विषय थे? अभी मैं यहाँ हमारे जो पंचायती राज मंत्री हैं, महाराज जी का बयान था कि अब हम दे रहे हैं। अरे 24 साल हो गए इस राज्य बने, हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करते, इस राज्य को बने हुए 24 साल हुए हैं, अभी तक आपने ग्राम पंचायतों को अधिकार नहीं दी। इसका मतलब आप सीरियस नहीं है। ग्राम पंचायतों को आप अधिकार देना नहीं चाहते, ग्राम पंचायतों को देना नहीं चाहते, मतलब आप आम आदमी को वो अधिकार नहीं देना चाहते, लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देना चाहते। आप आम आदमी की भागीदारी उनके अपने विकास में बिल्कुल सुनिश्चित करना नहीं चाहते। अगर हमारे यहाँ पंचायती राज मजबूत होगा तो ये पलायन की समस्या भी बहुत हद तक कहीं न कहीं ग्रामीण व्यवस्था जो है बेहतर होगी। नवीन पिरसाली जी, ठीक है सर। नवीन पिरसाली जी, पहले निकाय चुनाव की बात आई, आप प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाते चले गए और अभी भी कोई फिक्स नहीं है, हाईकोर्ट में सुनवाई फिर होनी है, फिर भी स्थिति स्पष्ट नहीं। और अब पंचायती चुनाव की बात आई कि अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है और
कार्यकाल बढ़ाया भी नहीं जाएगा, तो कब कराएंगे चुनाव? देखिए, सरकार चुनावों को लेकर बेहद गंभीर है और भारतीय जनता पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, दोनों ही लोकतंत्र और संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। सरकार परिस्थितियों का मूल्यांकन कर रही है, समय पर कैसे चुनाव हो सकते हैं, अगर कोई टेक्निकल पेच ना फंसे, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा पिछली बार सरकार पूरी तरह से तैयार थी लेकिन एक टेक्निकल पेच आया, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन सरकार चाहती है कि जो जैसे कि राव जी ने बताया कि जो सरकार की नीतियां हैं केंद्र से लेकर राज्य से लेकर उनको ग्राम स्तर तक उतारना और ग्रास रूट तक ले जाने की जिम्मेदारी जो त्रिस्तरीय एक सिस्टम बनाया गया है उससे बहुत आसान होता है। और हमेशा ही क्योंकि जन जन तक सरकार के काम पहुँचे, सरकार पहुँचे, उसके लिए ये सभी पंचायत हो चाहे निकाय हो उसके चुनाव आवश्यक हैं। तो सरकार चाहती है कि हम जन जन तक पहुँचें और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और जो भी बन पाएगा परिस्थितियों का आकलन करने के बाद उसके हिसाब से जल्द चुनाव करने का प्लान बनाया जाएगा। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है, पहले निकाय चुनाव पे आपने सवाल उठाया कि सरकार की मंशा नहीं है चुनाव कराने की, अब बात रही पंचायत चुनाव की, तो उसे लेकर क्या कहेंगे? दिव्यदर्शनी, सबसे पहले तो मैं HNN का धन्यवाद करना चाहता हूं कि सदैव सरकार को आईना दिखाने का काम एक विपक्ष के रूप में, एक विपक्ष के सहयोगी के रूप में आप लोगों के द्वारा किया जाता है। मैं उसका धन्यवाद करता हूं। और जय सिंह रावत जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चितता इस राज्य को बनते हुए, इस राज्य के निर्माण से, आंदोलन से लेकर अब तक इस राज्य को उन्होंने पैनी नज़रों से राज्य को देखने का काम किया है। दिव्यदर्शनी, कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा भाजपा निरंतर देश के संविधान पे चोट पहुंचाने का काम कर रही है। जिस प्रकार हमारे शब्दों में स्वयं निकल के आ रहा है कि किसी भी राजनीतिक की या किसी भी जो ग्राम होती है, ग्राम सभा होती है, एक ऐसी संस्था होती है जिस तक प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपने ग्राम प्रधान तक पहुंच सकता है, जिला पंचायत तक, BDC तक, जिला पंचायत अध्यक्ष तक। तो एक देश की अगर आप छोटी सरकार कहेंगे या राज्य की छोटी सरकार कहेंगे तो हमारी ग्राम सभाएं हैं। ग्राम सभाओं को चुनाव कराने में और उन ग्राम सभाओं का पुनर्गठन कराने में ही अगर भाजपा की सरकार सतर्क नहीं है या संजीदा नहीं है या बहुत निराशाजनक तरीके से वो इसमें रवैया दिखा रही है तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लगातार कोर्ट की फटकार के बाद भी निकायों में आपने देखा कितनी बार सरकार को कोर्ट फटकार लगा चुकी है कि आप क्यों नहीं निकाय के चुनाव दिव्यदर्शनी समय पे करा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पंचायत के चुनावों को भी निरंतर सरकार के द्वारा टाला जा रहा है। टालने की क्या वजह है? स्पष्ट रूप से अनेकों बार इनके नेता अलग अलग मंचों पर अलग अलग बातें कहते हैं। कहीं ना कहीं इनकी मंशा जो स्पष्ट है वो इस राज्य में, क्योंकि ये तो पहाड़ी राज्य है, कहाँ आप लोहाजंग मुंदोली, ये इस राज्य की जो मूल भावना थी, जो ग्राम का विकास और कहीं ना कहीं जो जय सिंह रावत जी कह रहे हैं कि पलायन जिससे रोका जा सकता है, ये उस संस्था को ही चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और पंचायती राज की बात अगर हम जब भी करें तो हम स्वर्गीय श्री प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को भी हम सबको जरूर याद कर लेना चाहिए। इस देश में पंचायती राज की व्यवस्था लागू करने का जो सबसे ज्यादा सहज आता है वो देश के पूर्व स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को हमको अवश्य देना चाहिए। और कहीं ना कहीं दिव्यदर्शनी समझना चाहिए, हम पर्वतीय मूल के पर्वतीय क्षेत्र के वासी हैं, हमारे लिए जो ग्राम सभाएं हैं, ग्राम पंचायतें हैं, नगर पंचायतें हैं, वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर उसको भी ये सरकार संजीदा तरीके से चुनाव नहीं करा रही है तो कहीं ना कहीं सरकार संविधान की मूल भावना पे और राज्यवासियों की मूल भावनाओं पे ठोस पहुंचाने का काम कर रही है। बिल्कुल। दीपक रावत जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? निकाय चुनाव नहीं है, वो सर पर है, अभी पंचायत का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो भी चुनाव करवाए जाने हैं। दिव्यदर्शनी जी, एक चीज बड़ी विचित्र सी है, जो तर्क भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जा रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत के जो चुनाव है वो सरकार जो है क्यों असमर्थ है, उसमें एक बड़ा विचित्र सा तर्क दे रहे हैं। वो तर्क है कि ये दो नगर निकाय के चुनाव और ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ कराना बहुत ही मुश्किल है। अब आप देखिए ये कौन बोल रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। और एक तरफ प्रधानमंत्री पूरे भारत में एक ही चुनाव कराने के लिए बात कर रहे हैं। ये हंसी के पात्र बने हुए हैं। मतलब प्रधानमंत्री तो दम भर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव पूरे भारत में एक ही बार कराए जाए, और यहाँ के धाकड़ धामी की हिम्मत देखिए आप कि दो चुनाव कराने में ही पसीने छूट रहे हैं इनके।
और आपके द्वारा ये जानकारी मैं लाना चाहूंगा पूरी जनता को जी। कि आज इस प्रदेश को इस परिस्थिति में लाने वाला कौन है? तो स्वयं हमारे धाकड़ धामी जी और उनके प्रशासन के प्रशासक। आप बताइए, निकाय चुनाव को 1 साल बाद क्यों कराया जा रहा है, जो अभी भी नहीं हो रहे? यदि 1 साल पहले निकाय चुनाव करा लिए जाते तो आज ग्राम पंचायत के चुनाव एक साथ उन दोनों को नहीं कराना पड़ता, या एक साथ उन दोनों का समय नहीं होता। तो ये जो विडंबना मैं कहूंगा इस प्रदेश की, कि इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रशासक, उनके नेतागण जो आज यहाँ पर एक तरीके से दुख व्यक्त कर रहे हैं, असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं, तो हंसी के पात्र बन रहे हैं इस जनता के सामने कि आपके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जब दम भर रहे हैं कि इतने बड़े भारतवर्ष में एक चुनाव कराने की, और वो कह रहे हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर हमारे धाकड़ धामी 2 चुनाव कराने में ही असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। उनके पास पर्याप्त समय है जगह जगह अपना प्रचार करने का, अपनी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने का, लेकिन 2 चुनाव कराने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो आप बताइए, ये सारा का सारा दोष जो है वो किसका है? निश्चित रूप से ये सारा का सारा दोष वर्तमान सरकार का है और स्वयं मुख्यमंत्री जी का है। आपको ये देखना चाहिए था, अगर इतना ही महत्वपूर्ण था तो आपको ये 2 निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव पहले करा लेने चाहिए थे। अब आपकी स्थिति है, अब कुछ दिन बाद ये कहेंगे जी क्योंकि केदारनाथ का उपचुनाव है इसलिए हम करा नहीं सकते। अब केदारनाथ के उपचुनाव में भी इनको ध्यान देना है नवंबर तक, फिर कुछ और परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। निरंतर इनकी जो मंशा है वो चुनाव ना कराने की है, और इनके जितने प्रशासक हैं, नेतागण हैं, वो नेतृत्व जो इनके लोग हैं, नेता हैं, वो अलग अलग बहाने ढूंढते रहते हैं। पर इनको शर्म आनी चाहिए कि जो जिनके दम पे ये आए हैं तीसरी बार मुख्य प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी जी के नाम पे, कम से कम उनका कुछ अनुसरण तो कर लेते, उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते, उनसे कुछ हिम्मत प्राप्त कर लेते, और कहते कि हाँ हम करा सकते हैं। लेकिन नहीं, ये विपक्ष पे प्रशिक्षण करने के लिए तैयार है, ये विपक्ष की नीतियों पर प्रशिक्षण करने के लिए तैयार है, लेकिन स्वयं के गिरेबान में झांकने के लिए तैयार नहीं है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ हमारे बस का नहीं है, हम 2 चुनाव नहीं करा सकते। अगर वो 2 चुनाव कराने में समर्थ हैं, आप बताइए, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में एक चुनाव करा देंगे, ये कैसे संभव होगा? क्या चुनाव कराना है चुनाव आयोग ने? आपका भाषण हो चुका है, चुनाव आयोग की बात होती है तब इनका कहना है। जब देखिए दिवस जी, आप ही के चैनल में जब हमने कहा, जब विपक्ष ने पूछा कि क्या कारण है कि आप चुनाव नहीं करा पा रहे हैं नगर निगम के, तो बड़े बेशर्म मुंह पे आपके चैनलों में इनके नेताओं ने बोला चुनाव हम थोड़ी कराते हैं, चुनाव आयोग कराता है। कितना बेशर्म हो गए इन्होंने आपके चैनल में बोला। और आज आप देखिए आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि 2 चुनाव कराना हमारे बस का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव आयोग को कराना है, तो आप ये अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? अभी चुनाव का समय आया नहीं सर, गहमा गहमी नहीं, चर्चा ठीक है। सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब जन शासन प्रशासन को देना पड़ेगा। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, आपने बेशक ये बात कही कि यहाँ पर सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है, सरकार कर रही है, वाजिब बात है, लेकिन गुड गवर्नेंस की जब आप बात करते हैं, कहाँ की गवर्नेंस है? गवर्नेंस भी नहीं है जब आपको पता है कि आपके निकायों का कार्यकाल दिसंबर में खत्म हो रहा है, उसके बाद 6 महीने का ही वक्त होता है आपके पास, पूरे एक बफर जोन की तरह जब आपको चुनाव कराने होते, वो 6 महीने आपके बीत गए हैं, अब पूरा साल भर होने को है, अभी भी प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, नवंबर में पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, उनका कोई प्रोविजन नहीं है कि आप कार्यकाल आगे बढ़ाएंगे, तो व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठना लाजमी है ना सर? देखिए दिव्यदर्शनी जी, सरकार का जो कार्यकाल है, सरकार के जो कामकाज हैं, सरकार के कामकाजों में जो पेंच फंसाए जाते हैं वो एक अलग तरीके से चलते हैं, उसको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा, सारी बातें आपके सामने है कि कहाँ कहाँ पेच फंसते हैं। सरकार ये नहीं है कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाह रही है, ये विपक्ष एक भ्रम की स्थिति फैलाना चाह रहा है कि सरकार चुनाव नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा चुनाव के लिए तैयार तत्पर रहती है, लोकतंत्र का सम्मान करती है, लेकिन जब लोकतंत्र में काफ़ी सारे पैच आते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अपने अपने तरीके से आज़ादी है, कोई किसी तरीके से किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, किसी चीज़ से प्रोटेक्ट, तो जो टेक्निकल पैच वहाँ फंसते हैं उनसे कभी कभी देरी होती है। वही तो टेक्निकलिटी समझने की जरूरत है। नवीन जी, आप बताएंगे क्या टेक्निकलिटी? उसी को अभी आप देखिए, पिछली बार निकाय चुनाव में हुआ था कि ओबीसी का एक मुद्दा आया था, तो उस पर फिर दोबारा फिर उस पर सर्वे होता है, दोबारा फिर सरकार
उस पर काम करती है, चुनाव आयोग अपना काम करता है। तो एक इस टाइप की जो क्योंकि पूरा प्रोसेस समझने की जरूरत है पिरसाली जी, क्योंकि कभी भी प्रशासन सरकार की मंशा की बात नहीं करते हैं। चलिए एक तरफ रखते हैं सरकार उसको, कभी एक तरफा नहीं चलती, प्रशासन की मंशा की बात करते हैं। लोकतांत्रिक तरीके से चलती है। गवर्नेंस का काम जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो होता है, प्रशासकों का होता है। और अगर उन पर काम है, उन्हें सर्वे करवाना है, उन्हें तमाम टेक्निकलिटीज देखनी है और सरकार को एक टाइम दे देना है कि आपको यहाँ पर चुनाव कराने हैं, उस टाइम ड्यूरेशन का जो प्रोसेस होता है वो तो उनको कर लेना चाहिए ना। क्या टेक्निकलिटीज आएंगी ये उन्हें देखना है। गवर्नमेंट, अगर आप मान लिया आप सरकार है, यहाँ सरकार बैठी है, हम कोई प्रशासन को निर्देश देते हैं, प्रशासन को निर्देश दिया, उसने अपना काम करके आया, फिर उसमें कोई पैंच आया, फिर वो वापस जाता है। तो बैक एंड फोर्थ कभी कभी होते हैं। ये नहीं है कि कभी भी हर चीज पहले ही दौर में ठीक हो जाएगी। प्रयास हमेशा किए जाते हैं, उसके ग्राउंड से जो भी फीडबैक है वो लिया जाता है, एक सिस्टम होता है, प्रोसेस पूरा फॉलो किया जाता है। लेकिन उसमें कभी कभी सरकार की तरफ से नहीं, बाहर की तरफ से भी, विपक्ष की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से, किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन उठाया जाता है तो फिर उसका निदान किया जाता है। कभी कभी कोर्ट का मामला भी होता है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलती है। कोर्ट तो कह रहा है ना आपसे निकाय चुनाव कराइए, आप ही लोग बार बार जा रहे हैं कोर्ट और बोल रहे हैं कि हमें प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना है। हम स्पष्टीकरण, यहाँ चुनाव आयोग भी है, सरकार भी है, दोनों अलग अलग हैं। चुनाव आयोग को चुनाव कराना होता है, सरकार को उसमें उसका हिस्सा लेना होता है। बिल्कुल। तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि सारी चीजें सरकार के हाथ में नहीं होती। आपको ये लग रहा है कि खाली चीज सारी सरकार है, न्यायपालिका सरकार के हाथ में है, ये गलतफहमी है। प्रशासन सरकार के हाथ में होता है। प्रशासन को समय सीमा पर काम हो, इसके लिए धामी सरकार हमेशा काम करती है, मुख्यमंत्री जी हमेशा काम कर रहे हैं। आपको पता होगा यहाँ की कार्य संस्कृति कैसी थी, राजनीतिक कार्य संस्कृति कैसी थी। भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने उस राजनीतिक कार्य संस्कृति को भी, कार्य संस्कृति, प्रशासनिक कार्य संस्कृति को भी बदलने का काम किया। बिल्कुल। तो काम जल्दी हो रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, बहुत त्वरित निर्णय लिए जा रहे हैं। और उत्तराखंड अगर विकास की तरफ बढ़ रहा है तो उसको देखना चाहिए आपको कि एक प्रदेश जहां पर कभी भी सरकारी स्तर पर बहुत लचर व्यवस्था होती थी, उसको दुरुस्त करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और भी भविष्य में बहुत सारे निर्णय होंगे जिनके फलीभूत आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में कभी भी ऐसा व्यवधान नहीं आएगा। जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन की है तो ये हमारा ही मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी का सपना है और मोदी जी के प्रिय मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उसको हमेशा फॉलो करते हैं और पूरा तत्पर प्रयास करते हैं कि यहाँ पर पूरा हो। और इसीलिए सारी जो समीकरण बनाए जा रहे हैं, इस तरह से एक बार स्पष्ट बनाया जाएगा कि नेक्स्ट टाइम कभी भी दिक्कत ना हो, ना आए, और एक सिस्टम में इसको जाएगा, एक ऑटोमेशन मोड में इसको डाल दिया जाएगा। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, सर थोड़ा सा प्रोसेस समझने की आपसे कोशिश करेंगे। पिछले 24 साल का रिकॉर्ड की अगर बात करें, जैसे नवीन पिरसाली जी ने अभी कहा कि पूरे सिस्टम को यहाँ पर चेंज करने का प्रयास किया गया है धामी सरकार द्वारा, और किसी भी सरकार की मंशा स्टेट का अहित नहीं होती है, लेकिन प्रोसेस समझने में कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से कुछ कंफ्यूजन अभी भी है। तो यहाँ पर संपर्क टूट गया, एक बार फिर प्रयास करेंगे। चमोली जी, आप लोगों की भी सरकारें रही हैं, ऐसा कभी आप लोगों को याद रहा हो जब बीजेपी और कांग्रेस सरकारों में रही हो और इतनी तकलीफ कभी हुई हो? क्योंकि नया नया राज्य बना था, उस समय की चुनौतियां बहुत सारी थी, तब भी परिसीमन होना था, तब भी सर्वे होना था, तब भी चुनाव कराए जाने थे। दिव्यदर्शनी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जब भाजपा के साथी ये कहते हैं कि ये राज्य बदलाव की तरफ है, तो दिव्यदर्शनी किस प्रकार का बदलाव है ये आपको और हमें समझना पड़ेगा। ये पूरे देश में एक ऐसा राज्य बनने जा रहा है जिसमें कि राज्य के लोग न्यायालय जा जाकर सरकार से ये कह रहे हैं कि आप नगर निकाय और नगर निगम के चुनाव कराएं, पंचायतों के चुनाव कराएं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस राज्य के लिए दिव्यदर्शनी कोई नहीं हो सकता। कोर्टों में, न्यायालयों में जनहित याचिकाएं सिर्फ इसलिए दायर हो रही हैं कि लोग सरकार से कह रहे हैं कि चुनावों को समय पे कराने की आवश्यकता है। और तब जाके ज्यादा हैरानी होती दिव्यदर्शनी, जब सरकार की मंशा मात्र यह है कि सरकार, जो मिनी सरकार है हमारी हैं, उनको सरकार के अधिकारी, सरकार के अफसरगण या सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकार के इशारे पर चलते हैं, सरकार की मंशा आप इससे समझ सकते हैं कि सरकार उनके द्वारा इन मिनी सरकारों को संचालित करना चाहते हैं। आपके सामने सबसे बड़ा सबूत ये नगर निगम देहरादून है। लगातार 2 बार प्रशासक का कार्यकाल बढ़ चुका है। नगर निगम हरिद्वार है, वहां प्रशासक का कार्यकाल बढ़ चुका है। और हमारे पंचायतों के चुनाव खत्म हो गए हैं तो जिले में डीएम के पास नियंत्रण आ गया है, ब्लॉकों में डेवलपमेंट अधिकारी के पास डेवलपमेंट आ गया है। और जनप्रतिनिधि की जो एक भूमिका होती थी, उस भूमिका को कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से जो हत्या करने का काम भाजपा की सरकारें कर रही है दिव्यदर्शनी, उसका प्रमाण इस राज्य में इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। उसके बाद भी अगर ये लोग कहते हैं
कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सरकार पुष्कर सिंह धामी चला रहे हैं। अगर उसके बाद भी ये कह सकते हैं कि हम लोकतांत्रिक सरकार चला रहे हैं, जबकि स्वयं जो आर्टिकल 73 है, जो पंचायतों को अधिकार देने का काम करता है, अगर ये लोग छाती पीटने का काम करते हैं, दम भरने का काम करते हैं, और जब सेंटर से लेके यहां तक इनकी सरकारें हैं, अगर ये उसके बावजूद भी चुनाव कराने के लिए अगर लोगों को चर्चा करनी पड़ रही है, लोगों को न्यायालय में जाना पड़ रहा है, लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है मात्र इसलिए कि आप इस राज्य में चुनाव समय पे करा दीजिए, उसके बाद भी सरकार न्यायालय की शरण में जाके कहती है कि हमें समय चाहिए, हम चुनाव अभी नहीं करा सकते हैं, तो इससे समझना पड़ेगा आपको कि ये राज्य जो है एक बहुत बड़े षड्यंत्र से गुजर रहा है, और इस राज्य में जो षड्यंत्र कर रहा है वो दल भाजपा है, और उस भाजपा के जो मुखिया हैं पुष्कर सिंह धामी, वो इस राज्य के सबसे बड़े षड्यंत्रकारी के रूप में लोगों के सामने उनका चेहरा पेश हुआ है। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, यहाँ पर मेरा सवाल आपसे ये था कि पिछले 24 सालों की अगर बात करें, क्योंकि चुनाव नया प्रदेश था, ऐसे में चुनाव प्रक्रिया और परिसीमन तब भी होने थे, सर्वे तब भी होने थे, क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं जो आज हवाला दिया जा रहा है, जिन चुनौतियों का हवाला दिया जा रहा है, वो इन 24 सालों में कभी पहले भी देखने को मिली थी? मैं इस सवाल का आपका जवाब दूंगा। पहले तो जो ये कंफ्यूजन हो रहा है अभी, इसकी थोड़ा कानूनी स्थितियां आप समझिए। आपको श्रोताओं को जी भी मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जी एक तो ये 73rd अमेंडमेंट है, जो संविधान का 73वां संशोधन है, और जो अनुच्छेद है वो 243 है। 243 ए से लेके ओ तक इसमें प्रोविजन किए गए हैं। एक बात तो ये है। जी आप जानते हैं, दो किस्म की संस्थाएं होती हैं, एक संवैधानिक संस्था होती है, एक कानूनी संस्था होती है। कानूनी संस्था वो होती है कि जो अपनी सुविधा के हिसाब से विधानसभा बनाती है और जो पार्लियामेंट बनाती है। ये कानूनी हो गया, लीगल हो गया, है ना, लीगल कानूनी स्टेटस है, क्योंकि लेजिस्लेचर ने पास किया तो कानूनी हो गया। लेकिन एक संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका प्रोविजन संविधान में किया जाता है। बिल्कुल, समझिए, लीगल और उसका कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क, बिल्कुल अंतर समझ गए ना। जी। तो इसमें जो आर्टिकल जो 243 था, उसमें और जो भाग 9 में इसमें प्रोविजन किए गए, उसमें ये सारी चीजें जोड़ी गई। 73वें संशोधन जो हुआ उसके हिसाब से 74वां जो संशोधन संविधान का हुआ, वो फिर नगर पालिका, नगर निगम उनके लिए हुआ जी। तो आज के डेट से जो 1992 1993 में लागू हुआ जी। हाँ ठीक है, राजीव गांधी का कॉन्सेप्ट था, इसमें तो राय नहीं है। तो उसके बाद ये संस्था पंचायती राज संवैधानिक संस्था है। ऐसी संस्था है जैसी विधानसभा है जी, ऐसी संस्था है जैसे पार्लियामेंट है। तीन स्तर की समझिए, पार्लियामेंट, आपके विधानसभा और ग्राम त्रिस्तरीय पंचायत, ये तीनों का स्टेटस है। जैसे हमारी सरकारें बनती है, केंद्र में बनती है, राज्य में बनती है, ग्राम सरकार की अभी कोई वक्ता कह भी रहे थे, हमारी ग्राम सरकार भी होती है, उसमें 6 कमेटियां होती हैं, निर्माण समिति है, शिक्षा समिति है, स्वास्थ्य समिति है, इस तरह 6 मंत्री समझ लो, चल लीजिए उनके, वो संविधान में प्रोविजन किया गया है। तो ये हमारे जो नेता है, जो कौन करता है, वो जो पहले जब तक ब्लॉक प्रमुख होते हैं तब तक वो कहते हैं हाँ बिल्कुल इन त्रिस्तरीय पंचायतों को मजबूत किया जाना चाहिए, लेकिन ब्लॉक प्रमुख से जैसे वो विधायक बन जाते भूल जाते हैं, तब उन्हें ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह वो अपने समानांतर लगने, प्रतिद्वंदी नजर आने लगे। इसलिए विधानसभाओं में पंचायतों की बात नहीं उठ पाती, इसीलिए विधान संसद में इनकी बात कम उठ पाती है। तो ये संवैधानिक जिम्मेदारी है किसी भी सरकार की, राज्य सरकार की, और इसकी अवहेलना शुरू से लेके अब तक होती रही है। अब आपने कहा अंतर, उस समय देखिए एक बात और आई है जो बीच में उठी थी कि एक साथ चुनाव होने चाहिए आपके हरिद्वार और शेष पहाड़ी राज्य में जी। आपको 90 के दशक में उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, उस समय जब 93 में लागू हो गया सारे देश में, ये 73वां संशोधन लागू, उत्तर प्रदेश ने हरिद्वार में, बाकी पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर हरिद्वार समेत सारे प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो गए थे जी।
लेकिन आंदोलन के कारण उत्तराखंड हिल्स में नहीं हुआ। तो वो जो अंतर है, उसके बाद 2.5 साल बाद जब राज्य बन गया तब जाके ये चुनाव जो हुए, तो ये अंतर 2.5 साल का इस कारण हो रहा है। और जब टोलिया जी चीफ सेक्रेटरी थे, उससे बहुत बहस हुई। उसमें कहा गया कि पंचायत का कार्यकाल ना एक दिन बढ़ाया जा सकता है, एक दिन घटाया जा सकता है। हरिद्वार वाला क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि आप उसका कार्यकाल नहीं घटा सकते या उसका कार्यकाल बढ़ा नहीं सकते। ये संविधान में लिखा नहीं है, इसलिए हो रहा। कई लोग मांग भी कर रहे थे, इसलिए नहीं कहा। अच्छा, जहां तक सवाल आपने मेरे से पूछा कि कोई अंतर सरकारों के या हमारे जो विधायक हैं, एमपीज हैं, उनके नजरिए में तब फर्क था ना आज तक, ये स्थिति है। और ग्राम सरकार को मजबूत करना कोई नहीं चाहता था, अब भी नहीं है। जबकि अब ग्राम सरकारों के पास इतने बजट आ गए, इतना पैसा आ रहा, सीधा आ रहा, मनरेगा आ रही, और कौन ग्राम प्रधान कर रहे। और यही नहीं होते, कई चीजें उधर सर्टिफिकेट बनाने होते हैं। अब गांव अपने ग्राम प्रधान के पास लोग चले जाते थे, बिल्कुल। अब कहाँ जाएंगे? पंचायत सेक्रेटरी भी प्रत्येक गांव में एक सेक्रेटरी नहीं है, 20-20 गांवों में एक पंचायत सेक्रेटरी बनाया हुआ है। उसको उसका नाम दे दिया ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, कुछ ऐसा समथिंग लाइक दैट। अब वो किस किस गांव में जाएगा, कहाँ का ढूंढेगा? एक अनार 100 बीमार है। तो आप सीरियस नहीं है। हमारा जो सिस्टम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि धामी जी की सरकार या किसी जी की सरकार का सवाल नहीं है, और ये केवल हमारे ज्यादातर राज्यों में यही हो रहा है। क्योंकि ऊपर की लेवल की जो हमारी पंचायत है, मतलब भाई विधानसभा की पंचायती तो है, देश की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट है जी, वो पंचायतें सीरियस रही है। हमारी जो तृणमूल, जो गांव के स्तर की जो पंचायत है, बिल्कुल, जो ग्राम सरकार है, उसके बारे में उसको अधिकार देने के लिए कोई सीरियस नहीं है। अब जिस दिन ये बनेंगे तब पावर ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ पावर होता है, तब जाके आपका डिसेंट्रलाइज हो जाएगा डेमोक्रेसी, तब सत्ता का वितरण हो जाएगा टॉप टू बॉटम। बिल्कुल। आपकी जैसे एक पिरामिड होता ना, पिरामिड होता, गांव समिति ने कोई योजना बनाई, वो ब्लॉक में गई, ब्लॉक से योजनाएं बनती, कहाँ जिले में आती हैं, जिले की योजनाएं कहाँ आती है? प्रदेश में आती हैं, प्रदेश की कहाँ जाती है? नीति आयोग को जाती है। इस तरह का एक पिरामिड है, योजनाओं का सिस्टम है। इसी तरह बाकी चीजें। तो हमारी सरकार, जब जनता को जरूरत नहीं है, सरकार क्या लेना देना? बिल्कुल। अरे जो मांगने वाले, वो दूसरे धंधों पर, दूसरी चीजों पर उनका ध्यान बट गया है। उनको बोला गया कि तुमको ये चाहिए, पंचायत नहीं चाहिए। अब मैं बाकी नहीं बोलना चाह रहा हूँ, तुमको पंचायतें की जरूरत नहीं है, दूसरी तीसरी चीजें ले लो, तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा, तुम्हारी जात सुरक्षित रहेगी। ये हमारे नेता इस तरह से काम चलाते हैं। आम आदमी का जो ध्यान बटाने के लिए, कोई कहे तुम जात पर ले आएंगे, कोई धर्म पर ले आएंगे, कोई क्षेत्र पर ले आएंगे, इस तरह से वोट मांगते हैं। तो ये असली दिक्कत तो ये है। लेकिन आम आदमी को जागना पड़ेगा ना, बोलना पड़ेगा, हमारी सरकार दो, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? हम अपना प्रधान चुनना चाह रहे हैं, जैसा आपके लिए आपके मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं और मंत्री हैं, हमारे लिए हमारा प्रधान भी इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारा खाद्य समिति का, स्वास्थ्य समिति का, शिक्षा समिति का, निर्माण समिति का जो अध्यक्ष है, वो भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है आपके मंत्री की जरूरत। आम आदमी जगाएं तो आप मीडिया के लोग जगाएं, तो भाई जगाएं तो अच्छी बात होगी। बिल्कुल, बहुत डिटेल्ड आपने जो है एक तरीके से वर्जन दिया है कि पहले क्या स्थिति थी, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और अभी स्थिति क्या है। दीपक रावत जी, अगर जनता की आवाज़ बोले तो आप, यूकेडी तो इस क्षेत्र में अपने आप को जनता की आवाज़ ही कहती है, तो जनता की आवाज़ इस मुद्दे पर कहाँ है? देखिए, मुझसे पहले जयसिंह रावत जी ने स्पष्ट कर दिया, जनता अपने जो अधिकार है वो नहीं मांग रही है वर्तमान सरकारों से, या जिन्हें वो चुन के भेज रही है। क्योंकि जो प्रलोभन सरकारें दे रही हैं, या जो मंत्र या जो एक तरीके से विचार वो जनता के सामने रख रही हैं, वो विचार उनके अधिकारों से उन्हें कोसों दूर कर रहा है। अब देखिए, जयसिंह रावत जी ने 2 आरोप
सत्ता पक्ष में लगाए हैं, जो वर्तमान में हो या पूर्व में रहे हो, वो स्पष्ट कह रहे हैं कि 1992 का जो 73वां संशोधन किया गया उसमें स्पष्ट करा गया था जो स्वायत्तता दी गई थी, जो अधिकार दिए गए थे वो ग्राम पंचायतों को दिए गए थे, और उसमें मंशा बहुत क्लियर थी कि जो पंचायतें स्वायत्त होंगी तो उनके गांव में जो विकास की योजनाएं हैं, कहां पर क्या होना है क्या नहीं होना है, वो अधिकार उनको दिया जाए। अब इसी के जस्ट उलट ये है कि क्या कारण है जो जयसिंह रावत जी ने आरोप लगाया कि 24 वर्षों में उत्तराखंड में ये अधिकार ग्राम पंचायतों को नहीं दिया जा रहा। वो जो 29 जो उनको स्वायत्तता जो बात कर रहे हैं, कारण स्पष्ट है कि यदि ये विधायक अगर जो तो विधायक की वैल्यू क्या रह जाएगी फिर? जिस ग्राम क्षेत्र उसके पास आएगा, प्रधान अगर सारा का सारा पैसा अपने हिसाब से खर्च करने लग जाएगा, ये तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उसमें उसका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर जो है विधायक के लिए तो कोई काम बचेगा नहीं। तो ये जो डर है, ये वो डर विधायक का जो डर है, यही वो डर है जिसके कारण वो जो उनके अंतर्गत विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम पंचायत है उनको स्वायत्तता देने से विधायक डर रहे हैं। अगर ये बात नहीं होती तो जिस राज्य में हम पहाड़ी राज्य में हैं, पहाड़ी राज्य की जो विषम परिस्थितियां हैं, इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो सुदूर प्रांत में रहने वाले ग्राम है, ये पॉसिबल नहीं है कि ग्राम विकास अधिकारी हो, विधायक हो या कोई और प्रतिनिधि हो, वो वहां जाके लगातार उनकी जिम्मेदारी उनकी समस्याओं को सुन सके, उनका निदान कर सके। लेकिन यदि जहां पर हम 85% प्रत्येक जिले में रह रहे हो, अति सुदूर क्षेत्र में रहते हो, वहां पर तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस तरह में अगर उनका स्वायत्तता दी जाए तो जिस विकास की बात भारतीय जनता पार्टी अपने मंचों में करती है, इनके नेतागण कहते हैं, वो तो बहुत जल्दी हो जाए। लेकिन क्या कारण है कि जयसिंह रावत जी को ये समझ में आ रहा है और विशेषज्ञों को ये समझ में आ रहा है, पर हमारी वर्तमान में पिछले 7 साल से जो सरकार कर रही है उसको ये चीज समझ में नहीं आ रही है, पर उनको बाकी सारी चीजें समझ में आ रही है। उनको सारे दूसरी जो चीजें हैं, जनता को मूर्ख बनाने के लिए या जनता को प्रलोभन देने के लिए या जनता को मुख्य जो उनकी अधिकार है उनसे उनको दृष्टिभ्रमित करने के लिए, ये सारी चीजें वो कर रहे हैं। लेकिन नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ ये कि जनता को जागरूक करने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए। तो जहां पर आपने बात करी उत्तराखंड कर, देखिए उत्तराखंड क्रांति दल तो हमेशा बोलता रहा है कि आपको जब तक यहाँ के सुदूर प्रांत में रहने वाला पहाड़ का आदमी उसकी जीवन के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, उसके रोजगार, उसके स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक इस प्रदेश को विकास की कोई भी आप चैप्टर पढ़ा लीजिए या कोई भी नीति ले आइए, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। यही तो विषय है कि हम बार बार बोल रहे हैं पिछले कि हमने इनसे सवाल पूछा दिव्यदर्शिनी जी, आप ही के माध्यम कितने हॉस्पिटल बनाए इन्होंने पहाड़ों में? भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कर रही है, इससे पहले भी तो आई थी 2 बार, तो अभी तीसरी बार ही ना। तब इनके दिमाग में क्यों नहीं आया ये विचार, या इनके जो विधायक उस टाइम जीते थे उनके दिमाग में क्यों नहीं आया कि भाई जिस प्रदेश सुदूर प्रांत का मैं विधायक हूँ, मुझे हॉस्पिटल चाहिए, वो कह देते, चाहे केंद्र की तरफ से आता, राज्य की तरफ से आता, किसी भी तरीके से आता प्रबंध। लेकिन ये विचार था ही नहीं। हम जीत के आ गए किसी तरीके से, अब हमने देहरादून में घर बना लिया। मैंने कहा ना, आज के डेट में दिव्यदर्शन जी, इस प्रदेश को जो 4 मैदानी जिले हैं, सारी योजनाएं जो है इनके जितने भी नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सिर्फ इन 4 मैदानी जिलों को ही ध्यान में रखकर अपनी कर रहे हैं। जो सुदूर प्रांत में रहने वाले हैं उनकी नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूं, स्वास्थ्य मंत्री जी ने अखबारों को सुर्खियां देने के लिए एक बात बोली कि 70 साल से ऊपर कोई अगर बीमार व्यक्ति होगा, डॉक्टर उसके घर आएगा। आप तमाम समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, आप जब बोलेंगे मैं दिखा दूंगा। अब आप मुझे बताइए, ये 70 साल से जो बुजुर्ग है उसके घर में डॉक्टर खुद आएगा, ये आपने यहां तो बोल दिया, जरा नीतिमाड़ा में जाके बोल दीजिए। आप सुदूर प्रांत में जो गांव में रहने वाले हैं उसको जाके बोल दीजिए। उनके लिए ये बात है क्या लागू होती है क्या? उनके लिए तो अस्पताल ही नहीं है, उनके लिए तो अस्पताल ही लागू नहीं है, क्योंकि वो अगर उसको अरे आपको पता नहीं है ना, सुन लीजिए, अगर उसे हार्ट अटैक आएगा तो आप देखिए, सुनिए ना, अगर मान लीजिए आपके सामने बैठे, अगर नीतिमाड़ा में किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, वो बायरोड अगर आता है, मेडिकल सर्विस वापस आते हैं चुनाव पे, नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, वापस आते दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अस्पताल है वो आपका है नवीन पिरसाल। श्रीनगर के बाद जो दूसरा अस्पताल आता है वो एम्स आता है, वो एम्स तक नहीं पहुंच पाएगा। उत्तराखंड क्रांति दल ने स्पष्ट बोला था, इस प्रदेश को हमने जो नॉर्थन यूपी है, पश्चिम यूपी है, उसके लिए नहीं बना रखा है। बार हमने आप ही के चैनल में इस बात को ध्यान दिलाया है कि यदि अगर किसी को अचानक से हृदयाघात हो जाता है तो पहाड़ का आदमी एम्स तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन क्योंकि रास्ते सही नहीं है, क्योंकि जो जिस गांव में अगर रास्ते होंगे तो ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। लेकिन अगर मुजफ्फरनगर में किसी को हृदयाघात हो गया, राव जी पहले तो ये बताइए किस यूकेडी ने ऐसा कहा, यूकेडी A to Z है, एम्स पहुंच सकता है।
तो ये जो समस्या है, ये जो जी। समस्या, यही तो समस्या हम कह रहे हैं। तो हमारा तो लगातार ध्यान रहा है और हमने लगातार हर मुद्दे पे बोला है, स्थानीय मुद्दों पे हमने बात रखी है उत्तराखंड कौन सी कांग्रेस यूकेडी ने और बोला, यही मेरे को हम कह रहे बताइए। हैं कि अगर आप सत्ता में हैं, अगर राव जी, लगातार सरकार आपको यूकेडी चुन के A भेज to रही Z है है। तो ये कौन सी यूकेडी बोल रही है ये साहब? जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है। लेकिन आप देखिए बिल्कुल। इनके आप प्रवक्ताओं unnecessary के यहाँ नेता फुटेज लेने की जो ठीक है। कोशिश जो कर रहे हैं, यूकेडी एक घंटे जो से भाषण यूकेडी दे में रहे हैं सत्ता आप में नहीं है, लगातार। उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। आपको विजन का लेकिन पता स्वयं नहीं से है, प्रश्न एबीसीडी नहीं नहीं पूछते आते, आप चलिए, मेडिकल ठीक है। फील्ड एक में हैं। नवीन पिरसाली जी। मुख्यमंत्री इनके कुछ ही बोल ठीक है, देंगे। नवीन पिरसाली जी वही सवाल पूछ कुछ ही रहे बोल हैं। देंगे, मतलब लेकिन अगर हॉस्पिटल आपको बनाएंगे। समझ नवीन में पिरसाली जी, आपने रोजगार कहा नहीं था, करेंगे। आपने शुरुआत में पढ़ाने के कहा लिए था कोई कि एक ठोस कहीं तो नहीं चुप दीपक रहे राव हैं। जी, एक मिनट, लेकिन चुनाव यहाँ की पर बात आके हो रही है। आपके सामने अता पता कुछ है चुनावों नहीं। की बात हो रही है, एक करते मिनट, रहेंगे। एक मिनट। प्रदेश के उनके बारे में पास जानते सब नहीं हैं, जवाब है हमने सर। कहा, आप करने से आप समस्या कुछ से भी कहा। पूछेंगे विकास को मैं लेकर कह वो रहा जवाब हूँ, दे रहे A to हैं। Z भारतीय है। जनता पार्टी कौन के सी यूकेडी प्रवक्ताओं के को आप? समझ में आना चाहिए कि विपक्ष को टारगेट यूकेडी करके के विपक्ष कई को धड़े हैं। प्रश्न करके समस्याओं का निदान नहीं ठीक होने है, वाला। नवीन यदि पिरसाली आपको जी, तीसरी ठीक है। बार बैठाया है तो निदान आप ही ने करना है। बिल्कुल। ठीक है दीपक राव, हम ही नवीन तो करेंगे, पिरसाली ये जी। बोल रहे जिस हैं। प्रकार से अब आप सही बोल रहे हैं कि हम ही ठीक है, करेंगे। रुक जाइए। लेकिन जिस प्रकार हम कर से रहे हैं। आप चुनाव कराने में हम असमर्थता कर रहे जाहिर कर रहे हैं। हैं। कोई ठीक है, असमर्थ नहीं है, सरकार नवीन नहीं है, पिरसाली असमर्थ जी, है। आपने शुरुआत सरकार में, को आप इनको ठीक है, एक रोकिए ना मिनट, फिर। ठीक है, आप एक मिनट, बोलिए दीपक कि राव, हम दीपक राव जी सवाल कर रहे हैं, एक मिनट। उसी बात को कह रहे ठीक हैं। है, ठीक है। भाषण के लिए अगर चैनल आपका है तो भाषण इनका राइट है भाषण सर, वो भी करवाइए। पैनलिस्ट के तौर पर आप भी अपना बात रख सकते हैं, आप भी बात रख सकते हैं। रुक जाइए दीपक जी, दीपक जी, एक मिनट सवाल तो कर लेने दीजिए। ठीक है, आप सब सत्ता पक्ष से सुनना पड़ेगा। ठीक है दीपक राव जी, सुने बगैर आप- एक मिनट सर, एक मिनट, A to Z आपको है। सुनना पड़ेगा। एक मिनट रुक जाइए। ठीक है दीपक जी, सवाल आपने सवाल उठाए हैं, आपने सवाल उठाए हैं, जवाब ठीक है, जवाब ले लीजिए, आप शांत होंगे। आप सवाल दे पा रहे हैं, यूकेडी का सवाल दे पा रहे हैं और सवाल करने के लिए नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, आप शांत हो जाइए, जवाब देखिए, आपका देंगे। बस का नहीं है। अरे आपके मंत्री कह रहे हैं रुक जाइए सर, ऐसे बहस नहीं होती है, ऐसे बहस नहीं होती है, ऐसे सुनाई नहीं दे रहा। रुक जाइए, हमारे बस का नहीं है, दो चुनाव कराना। आप लोगों को सुनाई दे रहा है, किस चीज पे आप लोग बात कर रहे हैं? हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है कि आप लोग किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहसबाजी कर रहे हैं और चर्चा कम कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ पिरसाली जी, आपने विपक्ष को तो कह दिया कि सुझाव की जरूरत नहीं है, लेकिन शायद जय सिंह रावत जी की बात से आप बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि उन्होंने डिटेल्ड वर्जन में, और सिर्फ आपकी सरकार के लिए नहीं, 24 सालों में जितनी तमाम सरकारें रही हैं उनकी मंशा पर उन्होंने सवाल उठाया है। आप लोग कहते हैं बूथ स्तर को मजबूत आप करेंगे, यानी कि ग्राउंड लेवल तक आप पहुंचेंगे। आप लोग हर वो काम करने को तैयार है जो कांग्रेस ने, आप कहते हैं, नहीं किया। तो फिर पंचायती राज को मजबूत करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारें ये जानती है कि ग्रामीण जो आबादी है, ग्रामीण जो सरकार है, सबसे छोटी सरकार हमारी, जो उसको मजबूत करके ही इस देश का विकास हो सकता है। इसलिए हमने ग्राम स्तरीय प्रशासन को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, माननीय मोदी जी ने किया। आप देख सकते हैं कि हमने जो प्रथम गांव है बॉर्डर में, उनको करके, चाहे वाइब्रेंट विलेज का हो, चाहे कुछ कई माध्यमों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है और वहां तक सुविधाएं पहुंचाने का काम चलिए किया है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं ठीक है ना? पिरसाली नहीं, जी, तो आप क्योंकि- एक बात तो सुन लीजिए। नहीं, आप जंप क्यों अब कर मैं रहे हैं? दोनों नहीं नहीं, अब मैं बता दो रहा हूं चीजें ना, पूछ तो रही हूँ आप आपसे, कहां इसी तक- से जुड़ी हुई। मैं दो चीजें समझ में आपसे, कैसे होगा, कैसे मजबूत होगी दो अर्थव्यवस्था? सवाल- हवा में दो होगी। सवाल आपसे जब पूछ तो रही वहां तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, वहां सुविधाएं सर नहीं होगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी की सरकार बात, ने सारी चीजें वहां एडमिनिस्ट्रेशन पर की बात हो रही है सर, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। अभी हम दो अलग बातों पे बात करते हैं। निकाय चुनाव की हम बात कर रहे थे, आपने प्रशासकों के लगातार कार्यकाल बढ़ाइए। चलिए, निकाय में तो प्रशासक हैं, लेकिन जैसा कि जय सिंह रावत जी ने कहा कि पंचायती राज लेवल पर ना आप एक दिन बढ़ा सकते हैं कार्यकाल को, ना एक दिन घटा सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की गई है। वहां क्या करेंगे आप लोग, कहां जाएंगे अपनी परेशानी लेकर? उसके लिए चुनाव की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप समझिए, उसके साथ प्रशासन भी तो साथ साथ है ना। अगर ग्राम जो सभा के चेयरमैन हैं, सभापति हैं, तो उनके साथ ग्राम पंचायत अधिकारी भी है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर भी है, सीडीओ भी है, सारी एक चेन प्रशासन की रहती है। अगर ऊपर नीचे कहीं पर होता है तो प्रशासन सारी चीज को संभालता है, उसके अंदर ऊपर के लेवल की सरकारें होती हैं, तो बैकअप तो कहीं ना कहीं होता है। इतनी स्तरीय इसलिए क्या कि हर एक चीज का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, हर एक चीज का बैकअप हो, इसलिए सरकार बनाएगी है, ताकि बड़े, अगर केंद्र में कोई, अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई अगर डिसीजन होता है तो उसको ग्रामीण स्तर पर उतारने के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था में फिर बैकअप की भी व्यवस्था है, प्रशासन भी चलता है, सरकारें भी चलती है, सारा कुछ चल रहा है। आप उसको ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे सारा कुछ बंद हो गया,
नहीं, और बंद- बिल्कुल सब बंद हो जाए, सर, कुछ भी नहीं होगा इस प्रदेश में। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कुछ करी भी थी नहीं हो निकाय पाएगा। चुनाव में, बार बार टिप्पणी करी हाईकोर्ट ने, देखो, और बार बार आप लोग ने जवाब दिया है, बार बार आप लोगों ने कार्यकाल बढ़ाया प्रशासकों का। न्यायालय का काम होता है मॉनिटरिंग करना, उस पर निर्देश देना, सरकार उस पर जवाब देती है। तो सर इस कहीं ना देश कहीं में लोकतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल है, इस देश में ब्रीच हो संविधान रहा है या नहीं तो- हो रहा, आप ये तो बता हर दीजिए, चीज हाँ या ना? नहीं, संविधान के गैर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच आप हो ये रहा है बताइए। कि नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा, गैप है कि कहीं भी नहीं हो रहा। है? हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ ब्रीच किया, आप बताइए कहाँ पर गैप किया? है कि नहीं है सर? नहीं है, कोई गैप नहीं अब है। आप एक बात बताइए, कुछ भी गैप विनोद नहीं है। वो चमोली आपकी ने दृष्टि बयान में हो दिया। सकता है, विपक्ष की दृष्टि में हो सकता सर, है, हमारे लेकिन विपक्ष- सरकार के हम तो लिए उसी को कोट चुनाव बहुत करेंगे ना सर। महत्वपूर्ण है, फिर सरकार साली उस पर काम कर रही है। बहुत- मैंने ये कहा कि जो बहुत टेक्निकल स्पष्ट पैचेस लहजे नहीं, में, बिल्कुल, बहुत स्पष्ट मैं बहुत लहजे स्पष्ट में, लहजे में कर रहा हूं दिव्य बहुत दर्शन जी। स्पष्ट लहजे में सरकार के लिए विनोद लोकतंत्र चमोली को का आपने बचाना बयान सबसे सुना प्राथमिकता सर, है। विनोद लोकतंत्र चमोली के का और आपने इस बयान देश सुना। की संविधान के प्रति दिव्या हमारी जी, ये नहीं प्रतिबद्धता है, सुनेंगे। एक मिनट, एक हमारी मिनट, प्रतिबद्धता इसलिए भी है। आप इन पे मतलब ठीक है, समय एक बीच में मिनट, है। ठीक है, आपसे मैं आपको एक टाइम बार मिल गया। फिर clarification आपकी बात मांगे। कही, आपके रुक पास टीवी पर ही ठीक समय है, है। एक मिनट। आप फुटेज लेने की जो एंकर कोशिश में कर जवाब रहे हैं, नहीं, नहीं, रुक क्यों जाइए। लेंगे? नवीन मैं फिरसाली। जवाब दे रहे हैं, मैं ठीक है, आपके हिसाब से नवीन दूंगा, फिरसाली। तुम्हारे हिसाब से दूंगा जवाब। नवीन फिरसाली। आपके हिसाब से जवाब दूंगा। ये स्थिति ठीक आ है, गई है भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता विपक्ष यूकेटी के के हिसाब से जवाब देगा, ठीक है, एक मिनट, कांग्रेस के हिसाब से एक जवाब मिनट, देगा। एक मिनट, एक मिनट, रुक जाइए। यूकेटी के हिसाब से जवाब देंगे हम, या कांग्रेस के हिसाब से जवाब देंगे। क्या हो गया सर? यहाँ पर आप लोग पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर आप लोग पैनलिस्ट हैं। जनता के हित का सवाल है, जनता के हित का सवाल है। इस टाइप से अगर बहस हो सकती है। ये सफल बहस हम करना चाहते हैं तो हमें सर, एक व्यक्ति को सर, सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। पर आप लोग जनता के हित के मुद्दे के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी अपनी पार्टियों को, और ऐसे आपस में बहसबाजी करके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मैं सिर्फ एक बात पूछ रही हूँ, आपने विनोद, ठीक है, वहाँ पत्रकार भी हैं, एंकर भी हैं, तो मुझे चारों का जवाब देना पड़ता है, तो मुझे बिल्कुल। समय तो दिया जाए। मैं बिल्कुल आप ये आपसे- एक चीज पूछ रहा हूँ तो आप दूसरे में जंप नहीं, करेंगे, आपने तीसरे में जंप आपने करेंगे। हर बात मैं का एक jumping नहीं जवाब होनी चाहिए दिया, बिल्कुल भी। आपने हर बात का एक जवाब दिया है। आपने कहा सरकार की पूरी मंशा है चुनाव कराने की, अपना समय लगता है, एक रिस्ट्रिक्शन होती, कई टेक्निकलिटीज होती हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं, विनोद चमोली जी ने जो बयान दिया वो ऐसे ही तो नहीं दिया कि उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव सर पर हैं, लिहाजा पंचायत चुनाव करवाना और निकाय चुनाव साथ में कराना पॉसिबल नहीं है। ये क्यों कहा गया? देखिए, उन्होंने अपनी एक जो अभी मौजूदा जो हालात होंगी, परिस्थितियां, उसके हिसाब से क्या होगा, लेकिन जब पंचायत क्या पता सरकार निर्णय ले ले, कैबिनेट पूरी निर्णय ले के समय पर चुनाव होगा और हम सारे चुनाव एक साथ करा दें। जब हम एक साथ चुनाव कराने की बात कर रहे हैं तो हम उसकी टेक्निकलिटी में जा रहे हैं, संविधान में जा रहे हैं कि कैसे इसको पॉसिबल हो, कैसे देश का खर्च बढ़ाया जाए, कैसे इस राज्य का खर्च बढ़ाया जाए। सरकार उसको भी तो सोच रही है, तो कई एंगल से उसको सोचा जा सकता है। विपक्ष उसको राजनीतिक तौर पर एक नया एंगल देने की कोशिश करता है। हर कोशिश को आप ये देख सकते हैं कि पहली बार उत्तराखंड में एक स्थिर सरकार काम कर रही है, पहली बार उत्तराखंड में इतने बड़े निर्णय हो रहे हैं जिसको देश भी देख रहा है, दुनिया देख रही है। तो आप उस चीज को कभी सराहना यहाँ पर विपक्ष करता नहीं है। उस पर क्वेश्चन करना, सरकार की सफलता पर सवाल करना, सरकार की सफलता से ईर्ष्या करना कोई विपक्ष का काम नहीं है। विपक्ष जब भी सुझाव देगा, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है आप लोगों के बयानों से सरकार सवाल से जहां उठते चूक हैं। होती है वहां विपक्ष उसको एक आईना विपक्ष दिखाने का काम बेशक कर राजनीति कर सकता बट है, एक पर बसंत हमारा ईर्ष्या काम भाव से जब सवाल करेगा, पूछना तो है। उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं है, वो राजनीति होती आपके है। नेता अगर कोई बयान देते हैं मीडिया में, तो मीडिया में बयान देने का मतलब पब्लिकली आप एक बयान दे रहे हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबली आप वो बयान दे रहे हैं। अगर उस बिना पे सवाल उठते हैं तो हम सवाल पूछेंगे। अब वो देखिए, चाहे विपक्ष मैं राजनीति यही तो बोला करे, कि आज की लेकिन मौजूदा हमारा काम परिस्थिति- राजनीति नहीं है, देखिए, हमारे को तो स्पष्टीकरण चाहिए आप लोगों मैं से। चैनल पर नहीं बोल रहा हूं, मैं विपक्ष को एड्रेस कर रहा हूं। ठीक है। मौजूदा स्थिति में, मौजूदा परिस्थिति में उन्होंने बयान दिया होगा, हो सकता 10 दिन बाद परिस्थिति चेंज हो जाए। ठीक है, मैं फाइनल 5 दिन कमेंट, बाद परिस्थिति चेंज हो ठीक है, मैं जाए। फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी। तो आप संदीप assume चमोली, कैसे कर लेंगे कि यही होगा? ठीक है, संदीप चमोली जी आपसे शुरू दिव्य करें। दर्शनी, सबसे पहले हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इस राज्य के भविष्य के निर्माण के लिए और मिनी सरकार के लिए हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमें सबको एक दूसरे की बात को सम्मानपूर्वक सुनना पड़ेगा और प्रत्येक व्यक्ति को समय देने का काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी ये आपकी बनती है और आप सदैव इस जिम्मेदारी का निर्वाह अच्छे से करते हैं, ये मैंने देखा है। पहली बात। दूसरी बात यह है दिव्य दर्शनी, कहीं ना कहीं लगातार अगर हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी या भाजपा के मंत्री नेता विधायकगण ये कहेंगे कि विपक्ष की सलाह की हमें आवश्यकता नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ अनेकों प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, अनेकों जनप्रतिनिधि जो हमारे प्रशासक बैठे हैं डीएम महोदय से मिल चुके हैं प्रत्येक जिलों में कि नगर निकाय और नगर पंचायत और ये हमारे जो वार्ड के चुनाव होने समय पे कराया जाए, ये मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ। और कहीं ना कहीं दिव्य दर्शनी ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई सरकार लगातार 6 माह से चुनावों को टालने का काम कर रही है तो उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कहीं ना कहीं ये उसकी कमजोरी है।
कोई ऐसा ठोस कारण अगर हमारे साथी आपके चैनल पे बता दें कि हमारे द्वारा चुनाव इसलिए नहीं कर पा रहे हैं तो हम मान लें। राज्य में पहले भी ऐसी घटनाएं घटे हैं, हमारी सरकारें भी रही हैं, 10 वर्ष से अब इनकी सरकारें इस राज्य में चल रही हैं। दिव्य दर्शनी, प्रत्येक सरकार की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी का निवास संवैधानिक तरीके से कर सके। अगर लगातार सरकार प्रशासकों का समय बढ़ाती रहेगी, सरकार बढ़ा सकती है, सरकार पे अधिकार है, सरकार मुख्यमंत्री सर्वोपरि अधिकारों के साथ इस राज्य में आसीत है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करते समय माननीय मुख्यमंत्री को ये सोचना पड़ेगा कि देश में संवैधानिक व्यवस्था भी है, उस व्यवस्था से हमें चलना पड़ेगा। क्योंकि लगातार कोर्ट सरकार को, दिव्य दर्शनी, लगातार कोर्ट सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। जनहित याचिकाओं के सरकार तो कोर्ट में गई नहीं, लोग जो प्रतिनिधि का चुनाव लड़ते हैं वो लोग कोर्ट में गए, उन्होंने कहा समय पे चुनाव नहीं हो रहे हैं जिससे कि राज्य का नुकसान हो रहा है। निश्चित ही हो रहा है। दिव्य दर्शनी, मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम एक पंचायत अधिकारी की बात कर रहे हैं, ग्राम प्रधान एक अपनी भूमिका में होता है। अगर एक ग्राम सभा में, हमारी राज्य में कितनी बड़ी ग्राम सभाएं हैं, मुश्किल से 200 से 250 लोग ग्राम सभा में, छोटे छोटे गाँव हैं, प्रत्येक ग्राम सभा का जो हमारा जो प्रधान होता है वो एक व्यक्ति को प्रत्येक घर के रूप से, घर के सदस्यों के रूप में जानता है, और एक पंचायत अधिकारी भी 30-30 गाँव होते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। सरकार के पास समय है, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करे। विपक्ष का काम मात्र सरकार के लिए गाल बजाना नहीं है। अगर ये अच्छा काम करेंगे, समय पे चुनाव कराते, तो शायद चर्चा आप हम करना होते। कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है, और जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं, उनकी सबसे बड़ी विफलता चुनाव देरी में कराना, उनकी विफलता उनके नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल करें। देखिए, जो ग्राम प्रशासक हैं, जिन्हें हम बीडीओ कहा जा रहा है, जब संविधान में उसको रखा गया था, तो वो रखा था वो एक ब्रिज की तरह काम करेगा पंचायतों में और सरकार के बीच में। यहाँ तो उल्टा हो गया है, यहाँ तो उसी को ही आप सर्व बनाने में लगे हुए सरकारें, जबकि उसकी उपस्थिति इसलिए रखी गई थी कि प्रशासनिक रूप में जहां पर सरकार को कुछ रोल निभाना हो, वहां तक की जानकारी देने का काम ग्राम सभा में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो ग्राम विकास अधिकारी करेगा। यहाँ पर जो नियति चली आ रही है वो ये लग रहा है कि ग्राम विकास अधिकारी को ही सारा काम आपने सर्व बना दिया है, जबकि संवैधानिक से 1992 का जो आपने 73वां संशोधन हुआ है, उसकी उपस्थिति सिर्फ ये है कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो कोई अगर दिक्कत आती है तो वो उसको शासन में बताए कि इसका समाधान ये हो सकता है। लेकिन जिस तरह की मंशा यहाँ पर जाहिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं और अखबारों के माध्यम से इनके नेता कर रहे हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि इनकी मंशा जो है वो चुनाव कराने की नहीं है, और ना ही जो पंचायत है उनको स्वायत्ता देने की है। बिल्कुल। जय सिंह रावत जी, सर, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। मेरा कहना यह है कि पंचायत होना एक ग्रामवासी का संवैधानिक अधिकार है, उसको उसके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, जो विकास का जो तरीका होता है, जो होना चाहिए, उसे कहते हैं फेल्ट नीड। मतलब आपको जो ग्राम स्तर से जो लोगों को विकास की जरूरत है, माना कहीं खड़ंजा चाहिए तो आप कह रहे हैं यहाँ पुल ले लो, जहाँ पुल की जरूरत है नहीं कह रहे तो उधर क्या कहते हैं, कई जगह ऐसा हो तो पुल बनते हैं, सड़कें नहीं बनती। तो वो जो ऊपर से जो थोपने वाली व्यवस्था, अगर पंचायतें नहीं होंगी तो जो थोपने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि ग्राम पंचायत अधिकारी बहुत कम है। ग्राम पंचायत अधिकारी को तो आपने ऐसा बना दिया कि उसको पंचायतों को मालिक बनाए। अरे वो पब्लिक सर्वेंट है, वो पब्लिक के जन ग्राम प्रधान पब्लिक का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो ग्राम विकास अधिकारी का मातहत नहीं होता है। आज ऐसी परिस्थितियां है कि 20-20 ग्राम पंचायतें ग्राम पंचायत अधिकारी के पास होती हैं, तो वो काम कर नहीं पाता। उतना कैसे काम करेगा? तब उसके 10 किस्म के काम उसको दिए हुए हैं, चुनाव आएगा, चुनाव का काम भी करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हमारी जो आदर्श व्यवस्था तभी बनेगी जब हम ग्राम पंचायतों को और नगर पंचायतों को, नगर निकायों को मजबूत करेंगे, तभी हम लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर यहाँ से मजबूत करेंगे। यहाँ से अच्छे नेता निकलते हैं, आप जानते हैं, पंचायतों से निकलते हैं, प्रमुख बनते हैं, विधायक बनते हैं, उसका मिनिस्टर बनते हैं। कई हैं जो अच्छे लीडर हुए हैं, जो पंचायतों से आए हैं, चाहे आप कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, आए हैं, आता है। ये प्राइमरी जो आपको एक स्कूल भी है, ये ट्रेनिंग भी है यहाँ से नेतृत्व के, खासकर महिलाओं के लिए, जो 1/3 महिलाओं के लिए सुरक्षित है, वहां से महिला नेतृत्व उभर रहा है। और महिलाओं के खासकर अपने विकास में, अपने गांव के विकास में उनकी भागीदारी होती है। तो इसमें विलंब नहीं करना चाहिए, और ये सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, उसको निभाना संवैधानिक जिम्मेदारी है, और नागरिक का संवैधानिक अधिकार है उसको पंचायत मिलना। बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट।
देखिए, उत्तराखंड की सरकार संविधान के तहत कार्य कर रही है। संविधान में सरकार की जो शक्तियां निहित हैं, उन्हीं का प्रयोग जनता के हित में सरकार कर रही है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि जिस तरीके से निकाय चुनाव अभी हुए नहीं हैं, उस पर तलवार लटकी हुई है। सवाल अब उठने लगे हैं पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि 27 नवंबर को उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है और संविधान के तहत ना उनका कार्यकाल एक दिन बढ़ाया जा सकता है, ना घटाया जा सकता है। तो ऐसे में अब चुनौती है दो चुनाव कराने की। अब देखना ये होगा कि दोनों चुनाव एक साथ कराए जाते हैं, किस तरीके की व्यवस्था बनाई जाती है, आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।